टू एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस इंग्लिश सेशन में हम पैराजम्बल्स की बात करेंगे। पैराजम्बल्स क्या होता है? इसमें आपको कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं जो आगे पीछे लिखे होते हैं और आपको फॉलो करके बताना होता है कि कौन सा सेंटेंस पहला है, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा। एक सीक्वेंस बनाना होता है जिससे स्टोरी का ओवरऑल व्यू पता चले। आप सारे एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन देख सकते हो, चाहे वो एसएससी के एग्जामिनेशन हो, चाहे बैंकिंग के हो, चाहे आरबीआई के हो। हर एग्जामिनेशन में पैराजम्बल के क्वेश्चंस 2 से 5 तक देखने को मिल जाते हैं। पैराजम्बल का ये आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इस पे हम देखते हैं क्या चीजें दी हुई हैं। ठीक है। इन एडिशन many countries resorted to competitive devaluation in order to promote domestic exports। अब देखिए, इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं, जो बच्चों का डर आता है, वहाँ कहाँ आता है कि इनको डिवैल्यूएशन का मतलब नहीं पता या रिजॉर्टेड का मतलब नहीं पता। तो इस तरह की चीज़ों के लिए उनको अपनी वोकैब पे काम करना होगा। अगर आपने वोकैब की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वोकैब की वीडियोस देखो और डेली एटलीस्ट 5 न्यू वर्ड्स लर्न करने की आदत डालिए। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। यहाँ क्या कह रहा है? इन एडिशन मेनी कंट्रीज रिजॉर्टेड, कई कंट्री ने रिजॉर्ट किया किस चीज़ के लिए? कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन इन ऑर्डर टू प्रमोट डोमेस्टिक एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया कि वैल्यूज की कम की। किस चीज की वैल्यू? अभी आगे चीजें पता करेंगे। दे ऑल्सो सस्पेंड कर दिया उन्होंने द रिडेम्पशन ऑफ करेंसीज विद गोल्ड, मतलब गोल्ड से जो करेंसी स्वैप होती थी, रिडेम्पशन होती थी, उसको बंद कर दिया। ठीक। देयर बाई एंडिंग द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड, तो उससे जो गोल्ड स्टैंडर्ड एक वैल्यू होती थी ना, कि सोने की भाव के हिसाब से करेंसी की वैल्यू पता चलती थी, तो वो उन्होंने बंद कर दिया एज अ मेथड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखो, इंटरनेशनल ट्रेड में गोल्ड की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, कि $1 इज इक्वल टू अगर 75 रुपीज़ है, ठीक है, आज की डेट में, ये मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ। तो ये कैसे होता है? ये गोल्ड के बेस पे होता है कि इंडिया में वहाँ के गोल्ड के रेट को कैसे इक्वल मानते हैं। ठीक, तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यू निकलती है। तो इन्होंने कुछ कंट्रीज ने ये प्रोसेस फॉलो करना बंद कर दिया। नाउ एज करेंसीज वेर पेग्ड विद गोल्ड एनी मोर वेर नॉट पेग्ड, मतलब अब वो गोल्ड से कनेक्टेड नहीं थी। द एक्सचेंज रेट बिटवीन, जो मैं एक्सचेंज की बात करता हूँ, द एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसीज वेर फ्लक्चुएटिंग। अब सही, क्योंकि गोल्ड तो फिक्स होता था पहले, लेकिन अब गोल्ड से अगर हटा दिया तो कभी कोई रेट अपने मन से कर दिया। उसने कहा कि भाई मेरी $1 की वैल्यू तो सिर्फ 50 रुपए के बराबर है, जो करना है कर लो, गोल्ड से मैं नहीं मानूंगा। तो इस तरह की चीजें हुई ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में मेजर कंट्रीज इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन गोल्ड एक्सपोर्ट्स। उस समय जो ये टाइम था, बहुत ढेर सारी कंट्रीज ने गोल्ड का एक्सपोर्ट, मतलब गोल्ड बाहर जाएगा अंदर आएगा, इसका एक्सपोर्ट ही खत्म कर दिया, बंद कर दिया, बैन कर दिया। ठीक है, तो गोल्ड को एक्सपोर्ट करना बैन हो गया। द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड फेल अपार्ट। तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता था ना, कि गोल्ड के बेस पे 1 किलो गोल्ड की वैल्यू इंडिया में इतनी है, चाहे वो आप चाइना देखो, चाहे वो दुबई देखो, गोल्ड की वैल्यू कहीं चेंज नहीं हो सकती। ठीक, क्योंकि गोल्ड तो फिक्स क्वांटिटी में ही मिलेगा। तो वो चीज़ें बंद कर दी गई। द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड फेल अपार्ट, बंद हो गया, मतलब गिर गया। द इंटरवॉर पीरियड ऑफ 1915 टू 44, जो वॉर का पीरियड था 1915 से लेकर 1944, ये किस वॉर की बात हो रही है? यहाँ पे आप देखो, वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। वर्ल्ड वॉर जो लास्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू, वो 1945 में खत्म हुआ था। तो ये उस टाइम पे कंट्रीज ने क्या किया था, अपनी वैल्यूज, उस समय तो आप समझ लो बात, कई चीज़ों को लेकर लड़ाई होती थी, तो इस बात को भी लेके कंट्रीज में आपस में लड़ाई थी। अब ये सारी बातें हमको स्टोरी ओवरव्यू समझ में आ गया। देखो, जब भी पैरा जंपर्स आते हैं ना, तो हमेशा यही करनी चाहिए कि पहले एक बार ओवरऑल रीडिंग आप देख लो, आपको ये पता चल जाएगा कि बात क्या हो रही है, कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद जब आप सेकंड टाइम उसको पकड़ने की कोशिश करोगे कि कहाँ पे एरर है, तब आपको पता चलेगा कि क्या सिस्टमैटिक वे होगा इसको पकड़ने का। तो अब देखिए, सबसे पहले कह रहा है द क्लासिकल गोल्ड फेल अपार्ट ड्यूरिंग द इंटरवॉर पीरियड। अब ये टाइम बता रहा है कब हुआ था ये। तो 1 मिनट के लिए हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि एक टाइम था जब गोल्ड का स्टैंडर्ड जो माना जाता था वो गिर गया। अब हमको ये पता चल गया कि कब गिर गया। ठीक, अब हम देखिए क्यों गिरा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या ऑप्शन हैं कि एक टाइम द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड फेल अपार्ट ड्यूरिंग द इंटरवॉर पीरियड, उस पीरियड में। ठीक है, पीरियड बदल गया 1944। अब कह रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड, कौन सा पीरियड? 1944 वाला पीरियड।
मेजर कंट्रीज इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन गोल्ड एक्सपोर्ट, बड़ी बड़ी कंट्रीज ने गोल्ड एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो ये डी वाला हो गया। अब देखो आगे क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास क्या क्या बचा। अब यहाँ पे देखो, इन एडिशन मेनी कंट्रीज रिजॉर्टेड, इन एडिशन, ये तो देखो पहला सेंटेंस कभी हो ही नहीं सकता था। दे ऑल्सो सस्पेंडेड, ये भी पहला इसलिए नहीं हो सकता था कि दे मतलब किसी के बारे में बताया जा चुका है। नाउ एज करेंसीज वर पेग्ड, ये भी पहला नहीं हो सकता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये भी पहला नहीं हो सकता था। तो इन सारे सेंटेंस में इसको पहला करना बड़ा आसान था हमारे लिए, क्योंकि कोई भी सेंटेंस की शुरुआत इन एडिशन से नहीं हो सकती, दे से नहीं शुरू हो सकती। क्यों? इन एडिशन मतलब पहले कोई बात हो गई, उसके साथ साथ ये बात, ठीक है, ऐसे समझा जाता है। अब आते हैं कि इसके आगे क्या हो सकता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड रिस्ट्रिक्शन ऑन गोल्ड एक्सपोर्ट, अब देखो नाउ द एज करेंसी इज नॉट पेग्ड, अभी ये तो करेंसी के बारे में हमको पता थोड़ी ना चला है, अभी हमको पता चलना चाहिए। अब पता कैसे चलेगा, यहाँ से। दे ऑल्सो सस्पेंडेड रिडम्पशन ऑफ गोल्ड करेंसी विद गोल्ड, पहले हमने कहा गोल्ड हमने भेजना बंद कर दिया, और गोल्ड से जो करेंसी कनेक्ट होती थी वो भी मैंने बंद कर दी। उसके बाद अगला स्टेशन, अगला जो सेंटेंस आएगा वो आएगा इन एडिशन मेनी कंट्रीज, यहाँ नहीं, ये देखो नाउ एज करेंसीज वर नॉट पेग्ड, करेंसी के बारे में कहाँ बात हुई, बी में बात हुई। तो बी के बाद किस में बात हो रही है, सी में करेंसी के बारे में। कि क्योंकि अब करेंसी से पहले कहा कि हमने लिंक बंद कर दिया, क्योंकि हमने लिंक बंद कर दिया था द एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसीज, जो एक्सचेंज था वो रेट गड़बड़ हो गया। और आखिरी सेंटेंस क्या होगा, क्योंकि एक्सचेंज गड़बड़ हो गया तो अपने को बढ़ाने के लिए वो क्या करती थी कंट्रीज, कॉम्पिटेटिव डिवैल्यूएशन इन ऑर्डर टू प्रमोट डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए डिवैल्यूएशन करती थी। तो सेंटेंस का जो प्रोसेस बनेगा वो होगा बी डी सॉरी ई डी बी सी ए। देखिए नहीं समझ में आया, इसको फिर से आप एक बार थोड़ा सा पॉज करिए, बैक करिए, समझिए कि मैंने किस तरीके से इस चीज़ों को करवाई है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए मुश्किल से आपको 3 से 4 मिनट लगना चाहिए। 3 से 4 मिनट में आपको इसको 2 बार पढ़ना है और सॉल्व कर देना है सारे आंसर्स के साथ, और एक बार सॉल्व हो जाएगा तो आपके 5 मार्क्स तो फिक्स हो जाएंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकंड सेंटेंस अरेंजमेंट, हमने निकाला क्या था हमारा सेंटेंस का अरेंजमेंट था, वो था बी डी बी सी ए। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला सेंटेंस तो हमारा डी है, तो इसका आंसर होना चाहिए डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फोर्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, फोर्थ सेंटेंस में क्या था हमारा, सी था, तो आंसर कहाँ से होगा, बी वाला, ये वाला। ओके, बी आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द थर्ड सेंटेंस इन दिस स्टेटमेंट अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें क्या था हमारा, थर्ड सेंटेंस की बात हुई थी, हमने क्या अरेंज किया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। ई डी बी सी ए, थर्ड वाला क्या है, बी है, कौन सा वाले में बी है, ई वाले में बी है, आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस, अब फर्स्ट सेंटेंस क्या था, ई था, ई किस में आ रहा है, सी में, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फिफ्थ वाला सेंटेंस कौन सा होगा, फिफ्थ वाला सेंटेंस कौन था हमारा, सी था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ सेंटेंस वाज ई डी बी सी ए, 1 2 3 4 5, फिफ्थ, ओके, फिफ्थ वाला ए था, सॉरी, तो ए कहाँ पे आ रहा है, ये आंसर गलत हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर होगा फिफ्थ सेंटेंस का, अच्छा हाँ ठीक है, सही है, आंसर सही है, ये है। अच्छा नहीं, यहाँ पे आंसर डी होना चाहिए था, आंसर आपका डी होगा, यहाँ पे गलत मेंशन किया हुआ है, आंसर सॉरी डी होगा। ठीक, सेंटेंस समझ में आ गया। इसके सिवा अगर कोई भी आपको डाउट हो रहा हो कमेंट सेक्शन में पूछो, और बस गुड लक।